अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अली ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम व्लॉग्स की वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, हमारी व्लॉग के अंदर हम आपको उर्दू की स्टोरीज़, उर्दू की कहानियाँ सुनाते रहते हैं। आज की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि अखलाकी भरी स्टोरी है, अखलाकी भरी कहानी है। तो चलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी का उन्वान है, आज की स्टोरी का उन्वान है सोने की घड़ी। जी हाँ, बगैर वक्त ज़ाया किए आगाज़ करते हैं। सोने की घड़ी। एम रिजवान मुल्गानी इस रात अब्बा बड़ी देर से घर आए और आते ही अपने कमरे में चले गए। अमूमन वो जब भी घर आते कुछ ना कुछ लेकर आते थे। इस बार वो खाली हाथ थे। आज उन्होंने सलाम भी नहीं किया था। जहाँ अम्मी को परेशानी लाहक हुई वहीं मुझे भी गड़बड़ लगने लगी। मैं उठकर अब्बा के कमरे की तरफ जाने लगा तो अम्मी ने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और खुद बढ़ गई। मैं तरह तरह की बातें सोचता हुआ सहन में टहलने लगा। कुछ देर बाद अम्मी की वापसी हुई। मुझे उनके चेहरे के तासुरात देखकर ही अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर मेरी ही कोई बात है। मेरा शक यकीन में तब तब बदला जब उन्होंने गुस्से से कहा, जाओ तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें। यह कहकर वो बावर्ची खाने की जानब चली गईं। मैं उनके पीछे भागा। अम्मी बताएं तो आखिर हुआ क्या है। मैं जान गया था कि अनजाने में शायद मुझसे कोई गलती सरजद हुई होगी, तब भी वो इतने गुस्से में हैं। मैं अभी अपना सवाल दोबारा दोहराने वाला था कि अब्बा जान की गिर जाती हुई आवाज़ कानों में गूंजी। हमदान सुना नहीं, तुमने जल्दी आओ। मैं खौफ से डरता कांपता अंदर चला गया। जी अब्बा जान, मैंने उन्हें देखा, बिना कांपती आवाज़ में कहा, इधर आके बैठो मेरे पास। अब के उनके लहजे में सख्ती ना थी, लेकिन मैं सहमा हुआ था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलते मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। याद करो वो दिन जब तुम्हारा हाई स्कूल में पहला दिन था और मैंने तुम्हें क्या नसीहत की थी। वो आहिस्ता ऐसा लेकिन रंजीदा आवाज़ में कह रहे थे। जी अब्बाजान, मुझे अच्छी तरह याद है और मैंने आपकी हर बात, हर नसीहत पर अमल भी किया। मैंने ये जुमला उन्हें देख कर कहा था ताकि उन्हें मेरी सच्चाई पर झूठ का शुबा न हो। अगर ऐसा है तो जाओ अपना बस्ता लेकर आओ। मैं फ़ौरन उनकी बात समझ नहीं पाया और हैरत से उन्हें देखता रहा। तुमने सुना नहीं क्या कह रहा हूँ? जाओ अपना बस्ता लेकर आओ। इस बार उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैं फिर डर गया और बस्ता लेने चला गया। उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बस्ता मुझसे छीन लिया। बस्ते की दोनों जिपें खोलकर उसकी तलाशी लेने लगे। उन्हें मतलूबा शय न मिली तो उन्होंने बस्ता उलट दिया। सारी कापियाँ और किताबें पलंग पर बिखर गईं और उन कापियों किताबों के बीच में एक घड़ी जो जगमगाती दिखाई दी। घड़ी की चमक दमक से मालूम हो रहा था कि वो सोने की है। ये कहाँ से आई तुम्हारे बैग में, बोलो, जवाब दो। उन्होंने एक हाथ में घड़ी लहराई और दूसरे हाथ से मेरे बाजू को दबोच कर कहा, अब्बा मुझसे कसम उठवा ले, मैं नहीं जानता ये किसकी है और मेरे बस्ते में कैसे आई। मैंने रोते हुए जवाब दिया, बकवास बंद करो और सच सच बताओ मुझे। वो एक बार फिर गुस्से से बोले थे। मैं कुछ न समझते हुए गुजरे दिन याद करने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे याद आया ये उस दिन का वाक़या है कि जब बारिश हो रही थी और मेरा स्कूल जाने का कतई दिल नहीं चाह रहा था। अब्बा छतरी लेकर बाहर जाने लगे तो उनकी मुझ पर नज़र पड़ी। अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? जल्दी तैयार होकर आओ, मैं इंतज़ार करता हूँ तुम्हारा। आज रिक्शे से जाएंगे स्कूल। उन्होंने इस अंदाज में कहा कि मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं तैयार होकर आया तो अम्मी ने फ़ौरन नाश्ता मेरे आगे रख दिया। मैंने झटपट नाश्ता ख़त्म किया और अब्बा के साथ हो लिया। रिक्शे में सवार हुए तो अब्बा मुझे बताने लगे, आज स्कूल में प्रिंसिपल ने पार्टी रखी है। शहर का कोई बड़ा सियासतदान आ रहा है। वहाँ दहम क्लास के 2 और सेक्शन बनवाने हैं। स्टाफ रूम की छत टपकती है, पानी की टंकी लीक हो गई है, मेरी कैंटीन भी छोटी है, उसे बड़ा करना है, लाखों का खर्चा है। इस वजह से प्रिंसिपल साहब ने उन्हें मदऊ किया है। वो ज़रा देर के लिए रुके, फिर बोले, मुमकिन है दोपहर का खाना भी स्कूल ही में प्रिंसिपल के साथ हो। काश दिलावर चौधरी मान जाए और फंड की मंजूरी दे दे। वो तहम्मुल से बता चुके तो मैं भी दिल ही दिल में दुआ करने लगा। अब्बा जान गुज़िश्ता बरसों से इस सरकारी स्कूल में कैंटीन चला रहे थे। इसके साथ साथ स्कूल में जब भी कोई ख़ास मौका या तकरीब होती, मुंतज़ब के तौर पर उनका स्कूल में होना लाजिम होता। हम स्कूल पहुँचे तो अब मुझे अब्बाजान ने असम्बली के लिए घंटी बजाने का हुक्म दिया और ख़ुद प्रिंसिपल ऑफिस चले गए। वहाँ वापस आए तो उनके हाथ में लिस्ट थी। मैंने इस लिस्ट की बाबत
پوچھا تو بتانے لگے کہ یہ پکوان تیار کروانے ہیں۔ وہ بتاتے ہی کینٹین چلے گئے اور سکول سے لیٹ آنے والے لڑکوں کے نام ایک فائل میں نوٹ کرنے میں لگ گئے۔ پرنسپل صاحب نے یہ قانون بنایا تھا کہ اسکول کی ہر کلاس کا مانیٹر اپنی باری آنے پر ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ اس روز منگل تھا اور منگل کے دن میری باری ہوتی تھی۔ میں فائل ہاتھ میں لیے لڑکوں کے نام درج کرنے میں لگا ہوا تھا کہ میں نے فیصل کو بھی اس قطار کا حصہ بنتے دیکھا اور انتہائی غصے سے آگ بگولا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام فائل میں لکھنے کی باری آئی تو وہ بولا، میرا نام فائل میں لکھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ انتہائی بدتمیزی اور اکڑ لہجے میں حکم دینے والا انداز میں بولا، میں اس وقت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں اور میرا فرض ہے جو بھی لیٹ آئے سب کے نام فائل میں درج کروں۔ میں اس کا نام لکھنے لگا۔ اس کا نام لکھ چکا تو اس نے مجھے انگلی کھڑی کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ کمرہ جماعت کی طرف بڑھ گیا اور میں باقی طالب علموں کے نام لکھ کر فائل پرنسپل صاحب کے دفتر پہنچا کر کلاس روم میں داخل ہو گیا۔ شمشاہی امتحانات سر پر تھے، سب کو اپنی اپنی فکر تھی۔ تقریباً سب ہی فزکس کے پریکٹیکل مکمل تھے اور سب نے چیک کروا چکے تھے، لیکن ایک فیصل تھا کہ جس نے ابھی تک پریکٹیکل مکمل نہیں کیا تھا۔ وہ کافی دنوں سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کا پریکٹیکل مکمل کر دو، میرا اپنا کام زیادہ تھا، امتحانات کی تیاری بھی کرنی تھی، لہذا اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے بار بار انکار ہی کیا تھا۔ سر خاوت جو فزکس پڑھاتے تھے اس دن آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے فیصل کو کافی ڈانٹ ڈپٹ کر پرنسپل آفس بھجوا دیا۔ یہ فیصل کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت پرنسپل آفس میں علاقے کے ایم این اے دلاور چودھری بھی موجود تھے۔ اس طرح کی کسی شکایت کے علاقے کے ایم این اے کے سامنے انہیں موصول ہونا کافی تضحیک کی بات تھی۔ پرنسپل صاحب شدید قسم کے جذباتی ہو گئے اور فیصل کے جماعت نہم کے بورڈ کے امتحانات کا داخلہ فارم بھجوانے سے انکار کر دیا اور سزا کے طور پر آفس میں کان پکڑ کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کا کہا۔ فیصل جیسے لڑکے کے لیے یہ سب برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا، شاید تب ہی وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کئی منصوبے ترتیب دیتا رہا۔ آدھی چھٹی کی گھنٹی بجی تو بچوں نے فیصل کو پرنسپل آفس میں اس حالت میں کھڑے ہو کر دیکھ کر انتظام کر چکے تھے۔ ہال میں میز پر کھانا لگا دیا گیا تھا۔ آدھی چھٹی کے فوراً بعد دلاور چودھری کو تقریر بھی کرنا تھی۔ سارا اسٹاف، پرنسپل صاحب اور دلاور چودھری ہال میں جمع تھے۔ تو یہ سب جو ہے نا، فیصل خود بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور اس نے نہ صرف مجھ سے بلکہ ابا جان سے بھی معافی مانگی اور یہ تہیہ کیا کہ آئندہ وہ اپنا کام خود کرے گا۔ گھڑی کسی طریقے سے چودھری صاحب کو بھجوا دی گئی۔ امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔